अगर ठाकुर द्वारा के जनादेश को समझना है तो सिर्फ नंबरों को देखना काफी नहीं होगा, हमें जमीन की धड़कन को सुनना होगा। तो आइए 2022 के नतीजों की गहराई में उतरते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत रास्ते का खाका तैयार करते हैं। तो चलिए इस सफर में मेरे साथ हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम ठाकुर द्वारा की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर 2022 के जनादेश के कोड को तोड़ेंगे, राजनीतिक ताकत की परतें उधेड़ेंगे, वहां के लोगों की आवाज सुनेंगे, एक 4 मोर्चों वाले गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे डेटा को एक बेहतर कल की तकदीर में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले पहला पड़ाव, ठाकुर द्वारा की जमीनी हकीकत। आखिर ये जगह है क्या और उत्तर प्रदेश की सियासत में इसकी मिट्टी की क्या अहमियत है? देखिए, उत्तर प्रदेश के नक्शे पर ये जो जगह है ठाकुर द्वारा, ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये एक ऐसा सियासी मैदान है जहां की बिसात हमेशा से बहुत पेचीदा और गहरी रही है। तो यहाँ की सबसे बड़ी सियासी पहेली क्या है? सोचिए, 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा लहर थी, लेकिन ठाकुर द्वारा में समाजवादी पार्टी जीत गई। पर कहानी में एक मोड़ है, जीत का अंतर लगातार कम हो रहा था। ऐसा क्यों? बस यही एक सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ है। इस पहेली को सुलझाने की पहली चाबी मिलती है यहाँ के सामाजिक ताने बाने में। देखिए, ठाकुर द्वारा एक मुस्लिम बहुल सीट है, करीब 55% आबादी मुस्लिम है और बाकी 45% में हिंदू समुदाय के लोग हैं, जिसमें एससी, जाट और यादव ओबीसी समाज शामिल हैं। यही वो समीकरण है जो यहाँ की पूरी राजनीति को दिशा देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। 2022 के जनादेश को जरा बारीकी से समझते हैं। देखते हैं कि ये नंबर आखिर हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं। 73.99%। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये ठाकुर द्वारा के लोगों का अपनी आवाज पर, अपने वोट पर यकीन का सबूत है। जब किसी जगह पर इतने लोग वोट डालने निकलते हैं तो इसका मतलब साफ है, वो सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे हैं, वो अपनी उम्मीदें, अपनी परेशानियां सब कुछ जाहिर कर रहे हैं। तो नतीजे क्या रहे? समाजवादी पार्टी के नवाब जान को मिले 48.76% वोट और बीजेपी के अजय प्रताप सिंह को 41.62%। मतलब जीत हार का फासला सिर्फ 7.14% का। आप समझ रहे? ये बताता है कि मुकाबला कितना कड़ा था, एक एक वोट की कीमत थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2022 की नहीं है। थोड़ा पीछे चलते हैं, जड़ों तक। इस टेबल को गौर से देखिए। 2012 तक समाजवादी पार्टी का वोट शेयर यहां महज 3% के आसपास था, मतलब गिनती में ही नहीं थे। बीजेपी एक बड़ी ताकत थी। फिर 2014 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने यहां की पूरी सियासत की दिशा ही मोड़ दी। ये पिछले 1 दशक में हुए एक बहुत बड़े सियासी भूचाल की कहानी है। इसे मैं द ग्रेट पॉलिटिकल माइग्रेशन कहता हूं। सोचिए, 2012 में सिर्फ 2.56% और महज 2 साल के अंदर 2014 के उपचुनाव में सीधा 47.82%। ये कोई मामूली बढ़त नहीं थी, ये एक सियासी सुनामी थी। वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी पुरानी वफादारी छोड़कर एक नए ठिकाने पर आ गया और 2022 तक सपा ने इस जमीन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तो सवाल ये है कि ये सुनामी आई कहां से? इसकी एक बड़ी वजह थी बहुजन समाज पार्टी की जमीन का खिसकना। जो पार्टी 2007 में 37% वोट लेकर बैठी थी, वो 2012 तक 12% से भी नीचे चली गई। इस गिरावट से सियासत में एक खालीपन आ गया, एक वैक्यूम। और बीएसपी के जो पारंपरिक वोटर थे, उनके सामने अब सिर्फ 2 ही बड़े रास्ते बचे थे, या तो सपा या फिर बीजेपी। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर। यहां हम राजनीतिक ताकत की चीर-फाड़ करेंगे। एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों को समझते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार नवाब जान। एक तरफ वो 3 बार से विधायक हैं, तो जाहिर है जमीन पर लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। एक युवा चेहरा भी हैं, ये तो हुई उनकी ताकत। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब कोई इतने लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो लोगों में एक तरह की ऊब यानी एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो सकती है और राज्य स्तर पर उनका कद अभी भी उतना बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं उनके वोट बैंक की, उनके कोर गठबंधन की। उनकी सबसे बड़ी ताकत है करीब 55% का एक मजबूत और एकजुट मुस्लिम वोट बैंक, जिसके साथ ओबीसी समूह भी जुड़े हैं। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, पर यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है।
ये गठबंधन इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वोटिंग वाले दिन कितने लोग घरों से निकले, और ध्रुवीकरण की राजनीति के सामने ये बहुत नाजुक हो जाता है। और देखिए, यहीं पर एक परिपक्व लोकतंत्र की असली पहचान सामने आती है। जब जनता अपनी बात, अपनी राय जिम्मेदारी के साथ रखती है, तो वही एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद बनती है। ये हर नागरिक को इस पूरी प्रक्रिया में एक सम्मानजनक हिस्सेदारी का एहसास कराता है। अभी तक हमने पार्टियों और नेताओं की बात की, लेकिन सियासत का असली केंद्र तो जनता है। तो चलिए चौथे पड़ाव में सीधा ठाकुरद्वारा के लोगों के पास चलते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं और उनकी असल परेशानियों को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ठाकुरद्वारा की असल कहानी है, लोगों के रोजमर्रा के जीवन का संघर्ष। सबसे बड़ी, सबसे पहली चिंता जो हर घर का दरवाजा खटखटाती है, वो है नौकरी और बेरोजगारी। उसके बाद आती है कमरतोड़ महंगाई, कानून व्यवस्था की चिंता, किसानों की परेशानी और सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा। मतलब साफ है, लोग बस दो चीजें चाहते हैं, आर्थिक सुरक्षा और इज्जत से जीने का हक। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, विश्लेषण कर लिया। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है। यहीं से शुरू होता है हमारा पांचवा पड़ाव, द फोरफ्रंट गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। इसे हम 2027 के लिए चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इस रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी मोर्चा यानी इलेक्टोरल फ्रंट। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा यानी ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट। तीसरा, नैरेटिव फ्रंट यानी आप अपनी कहानी लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। और चौथा, रिसोर्स फ्रंट यानी संसाधन। इन चारों मोर्चों पर एक साथ एक लय में काम करना होगा। तो चुनावी और संगठनात्मक मोर्चे पर क्या करना होगा, सुनिए। पहला, बड़े बड़े भाषण नहीं, बल्कि प्रमुख वार्ड्स में घुसकर टारगेटेड माइक्रो कैंपेनिंग। दूसरा, स्थानीय स्तर पर जाति और समुदाय के जो असली नेता हैं, उनके साथ गठबंधन बनाना। तीसरा, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को नई ट्रेनिंग और डिजिटल ताकत देकर उनमें जान फूंकना। और चौथा, बहुत जरूरी, शिकायत केंद्र और हेल्पलाइन के जरिए जनता से सीधा संवाद कायम करना, ताकि फीडबैक लूप बना रहे। याद रखिए, किसी भी चुनाव में आखिरी के 90 दिन ही सब कुछ तय करते हैं। ये एक पूरी साइंस है। चुनाव से 90 दिन पहले तैयारी और डेटा एनालिसिस से ये शुरू होता है। 60 दिन पहले मोबिलाइजेशन, रैलियां, 30 दिन पहले मीडिया के जरिए माहौल बनाना और आखिरी 7 दिनों में पूरी ताकत झोंक देना। और फिर चुनाव वाले दिन यानी डी-डे पर यह पक्का करना कि आपका एक एक वोटर बूथ तक पहुंचे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, छठा पड़ाव, डेटा से डेस्टिनी तक, यानी आंकड़ों से एक बेहतर भविष्य की ओर। असली चुनौती इन सब आंकड़ों को एक ऐसे जनादेश में बदलने की है जो सच में लोगों के लिए काम करे। आज के इस डिजिटल दौर में एक और बात बहुत अहम हो जाती है। डीपीडीपी एक्ट जैसे कानूनों के तहत वोटर की प्राइवेसी, उसकी सहमति का सम्मान करना, ये सिर्फ कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, ये जनता के साथ भरोसे का एक लंबा रिश्ता बनाने की नींव है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, डेटा हमें एक नक्शा तो दे देता है, रास्ता दिखा देता है, पर क्या कोई भी राजनीतिक ताकत इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल सकती है? क्या वो इसे एक ऐसा सच्चा गवर्नेंस का जनादेश बना सकती है जो ठाकुरद्वारा के लोगों की असल जरूरतों को पूरा करे, उनकी जिंदगी में कोई वाकई बदलाव लाए? क्योंकि असली काम आंकड़ों के बाद ही शुरू होता है।